कैफ पेपर, इस पेपर पे ध्यान मत दो, ये गलतियां सारे नोट करते जाओ। अभी अभी अगर 720 आने लगेंगे ना तो फाइनल एग्जाम में 720 नहीं आएंगे। अगर अभी के टेस्ट में 720 नंबर आने लगेंगे तो फाइनल एग्जाम में 720 नहीं आएंगे। आने अभी नहीं है तो डर के पढ़ोगे, डर के पढ़ोगे तो तभी जो है पढ़ोगे तुम्हारे, मतलब तुम्हें पाना। चलो हम लोग शायद एडिशन ऑफ एचएक्स देख रहे थे एल्कीन के साथ, वो हमने देख लिया। हेलो, जिस प्रकार से एचएक्स का एडिशन एल्कीन से होता है वैसे ही एल्काइन से भी आप बता सकते हैं, बस एल्काइन में रिएक्टिविटी कम होती है, क्योंकि एल्काइन में जो पहला केटायन बनता है जब आप इसमें पहला H+ जोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर आएगा, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो सिंगल बॉन्ड वाले की तुलना में क्या होता है, कम स्टेबल, ये थोड़ा लेस स्टेबल होता है। ये लेस स्टेबल किसके कंपेयर में, लेस स्टेबल किसके कंपेयर में बताओ, ये इन कंपेयर टू डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में। सिंगल बॉन्ड पर प्लस होता है तो ज्यादा स्टेबल, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, साथ में डबल बॉन्ड का ईएन ज्यादा होता है तो इसलिए ये वाला प्लस अनस्टेबल होगा। तो एल्कीन की रिएक्टिविटी हमेशा एल्काइन से ज्यादा होती है, पर एल्काइन में भी प्रोडक्ट बनते हैं, परसेंटेज कम होता है पर प्रोडक्ट वैसे ही बनता है। तो बताइए यहाँ पर एक HCl होगा तो एक बार आप जोड़ेंगे यहाँ पर ये बन जाएगा RCHCl मार्कोनी मेथड से, बोलो एक H ज्यादा हो गया। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर 2 Cl है तो RCl प्लस CH3, यहाँ पर HBr है तो क्या बनेंगे RCH बिहार डबल बॉन्ड प्लस CH2। अच्छा बिहार 2 होंगे तो क्या करेंगे बताओ, परऑक्साइड, अच्छा परऑक्साइड आ गया तो एंटी मार्कोनी मेथड से एडिशन हो जाएगा, एंटी मार्कोनी में Br किनारे चला जाएगा। एक जेई मेंस का क्वेश्चन अभी रिअरेंजमेंट पे आया था, कार्बोकेटायन के रिअरेंजमेंट में कई लोगों ने गलत किया, हर कोचिंग वालों ने गलत किया, कई वो बाद में बताएंगे हम आपको, अभी अभी नहीं उसका चर्चा, अभी हम अलग से करेंगे, ये लाइव नहीं है ना। और लोगों ने क्लेम भी किया पर उसने क्लेम नहीं दिया क्योंकि रीजन तो मुझे पता है वो सही है, उसने आंसर सही दिया। इट्स रिकॉर्डिंग। एडिशन ऑफ X2 विद हेलोजनेशन, सॉरी एडिशन ऑफ X2 विद एल्कीन, एल्कीन पर अगर हम एडिशन ऑफ X2 और X2 मतलब हेलोजन है जिसे हेलोजनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब हम ऐसा बढ़ा दिया क्या आपको, जैसे हेलोजन ना एल्कीन की तरफ आता है ना, नजदीक आता है तो याद रखिएगा ये भी पोलराइज हो जाता है, जैसे ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंटरेक्शन की वजह से ये भी पोलराइज हो जाता है, और ये भी पोलराइज होकर 2 पार्ट में टूटेगा, किसमें एक X+ और एक क्या बनेगा X-। यहाँ पर जो X है इसमें हेलोजन पे लोन पेयर है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के हेलोजन पे क्या है बताओ, लोन पेयर है, तो ये क्लासिकल केटायन बनेगा कि नॉन क्लासिकल, क्या बनेगा, बस कहानी खत्म। ये हेलोजन तुरंत ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा, ये ऐसे नॉन क्लासिकल केटायन बन जाएगा, और फिर ये वापस फिर से ये टूटेगा, टूटेगा तो क्या बन जाएगा आगे, ये किस साइड से टूट सकता है मुझे बताइए, X- किस साइड से, जिधर से केटायन स्टेबल होगा। अगर ये R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो केटायन यहाँ पर, ये फ्रांसिस नामक साइंटिस्ट ने इसे एक्सपेरिमेंट करके प्रूव भी किया कि ये हमेशा उधर ही से न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, उधर से टूटता है जिधर से केटायन स्टेबल होता है। तो अगर ये R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मतलब केटायन को स्टेबल करता है तो ये यहाँ से टूटेगा और तुरंत ही X- बैक साइड से कार्बन पे अटैक कर जाएगा और ये बन जाएगा। अब बताओ इसमें रियलमेंट वगैरह होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ये एंटी एडिशन है या सिन एडिशन है, एंटी एडिशन, खत्म कहानी, बस इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर ओके, इसमें ये रिएक्शंस, ये एडिशन ऑफ X2 इसे हेलोजनेशन कहते हैं। तो यहाँ X2 का रिएक्शन, यहाँ पर CCl4 इज वर्किंग एज सॉल्वेंट, ये किसका काम करता है, सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, हेलोजन भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है और साथ में ये भी नॉन पोलर, लगभग या पोलरिटी कम होगी या नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट का काम करता है, एक कार्बन पे एक हेलोजन दूसरे कार्बन पे दूसरा हेलोजन जुड़ जाता है एंड वी गेट विसिनल डाइहैलाइड। क्या प्राप्त करते हैं हम लोग बेटा, ये। अच्छा X2 के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, Cl2 भी ले सकते हैं और Br2 भी ले सकते हैं। F2I2 नहीं लेते, F2 क्यों नहीं लेते, रिएक्टिविटी, क्योंकि F2 के केस में जो प्रोसेस होता है वो एक्सप्लोसिव हो जाता है, वायोलेंट हो जाता है, तो वो कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ देता है और काला कार्बन बना देता है, समझ में आ गया। अच्छा ये क्यों नहीं लेते, अरे यार इसको यहाँ लेना चाहिए। अच्छा इस केस में क्या करेंगे बताओ, I2 के केस में क्या होगा बताओ, ये वेरी लेस रिएक्टिव, तो इसका पहला कारण है व्हाई नॉट I2, तो इसके पीछे पहला कारण है X2 is equal to not I2, इसका पहला रीजन होता है, रीजन 1 इट्स वेरी लेस रिएक्टिव। इसका दूसरा मेन रीजन आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता है कि विसिनल डाइआयोडाइड हाईली अनस्टेबल होता है, ये कभी भी पास में नहीं रह सकते। आई बहुत बड़े साइज का होता है, 5 मंजिला मकान है, ये 2 मंजिला मकान है, साइज में बहुत अंतर है, और ये कार्बन के साथ इनकी ओवरलैपिंग वीक होती है, तो ये एक आई इस आई के साथ मिलकर क्या बनाता है I2 और फिर इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाता है वापस। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि अगर आप आयोडीनेशन इस मेथड से कराना चाह रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आयोडीनेशन हो तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगा और रिवर्स प्रोसेस डोमिनेट करता है फॉरवर्ड प्रोसेस पे। जैसे आपने इस पर I2 को रिएक्ट कराया, मेहनत की आपने, हीट करके CCl4 की उपस्थिति में 2 I को आपने जोड़ा, तो आप जितना देर में इन I को जोड़ा नहीं उससे अधिक जल्दी, उससे फास्ट ये वापस रिटर्न होकर बेंजीन और I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी भी 2 I पास में अनस्टेबल होते हैं, इस बात को याद रखना। विसिनल डाइआयोडाइड इज वेरी रिएक्टिव, क्या बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो HI को रिड्यूस करता है, यहाँ तो HI बना ही नहीं, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर HI तो बनता नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम वहां डालते हैं जहाँ रिड्यूसिंग एजेंट बनते हैं HI, ठीक है ओके दैट्स ऑल। क्या समझ में, तो पहला X2 के स्थान पे क्या ले सकते हैं बेटा, ज्यादातर लोग किसको जोड़ते हैं, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, किसको नहीं जोड़ते, F2 को। I2 को क्यों नहीं जोड़ते, 2 रीजन, वेरी लेस रिएक्टिविटी होती है और क्या होता है, और साथ में प्रोसेस है रिवर्सिबल एंड रिवर्स प्रोसेस डोमिनेट ओवर। अच्छा फ्लोरीन के केस में ये प्रोसेस बहुत फास्ट एक्सप्लोसिव क्यों होता है, व्हाई वेरी फास्ट एक्सप्लोसिव, इनके फ्लोरीन और कार्बन की साइज लगभग एक जैसी होती है, तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग फास्ट होती है, साइज फैक्टर। आगे बढ़े चले। अच्छा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, अगर इटसेल्फ बाहर से किसी फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एल्कीन हेलोजन को सामने देखते ही क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। क्या बेटा
सब में एक्सोथर्मिक होगा, हर कंपाउंड में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसमें हीट हमेशा बाहर निकलेगी और अपने आप होगा, बाहर किसी हीट की कोई आवश्यकता, इसलिए एडिशन रिएक्शन में आपने देखा होगा हीट लिखा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म मैंने बता दिया। अभी हमने आपको बताया कि जैसे एल्कीन के सामने X2 आएगा, इसलिए पोलराइज होकर X+ और X- में टूट जाएगा। ठीक है, X+ पर लोन पेयर है तो ये NCC बना देगा और X- ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ठीक है, ये X+ इसके साथ NCC बना देगा और फिर इस पर X- का अटैक होगा और ये बन जाएगा प्रोडक्ट। ये 2 स्टेप प्रोसेस। कितने स्टेप प्रोसेस है? इट्स 2 स्टेप प्रोसेस। एक बात याद रखना कि कभी भी कोई बोले आपसे रिएक्शन का रेट लिखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन, और वो कहे कि ये रिएक्शन का ये मैकेनिज्म है, ये स्लो स्टेप है, तो रेट कैसे लिखेंगे आप बताइए? स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे ना, उनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। तो आपसे कोई बोले इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा? हमने बता दिया कि ये स्लो है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कीन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेलोजन। अच्छा मुझे बताइए इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है? रेट 2। जिसका रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करे, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करे, उसकी मॉलिक्युलरिटी 2 बोली जाती है। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी हम क्या बोलेंगे? इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 होगी। ऑर्डर भी 2 होता है। ऑर्डर कैसे बताया जाता है? ये जो रेट लिखा होता है ना, ये इसके जो पावर होते हैं इनको ऐड करके हम बताते हैं। रेट एक्सप्रेशन जिनके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है उनके पावर को ऐड कर दो, तो यहाँ पर ये 1 और 1 ऐड कर दोगे तो यहाँ पर इसका ऑर्डर 2 आ जाएगा। इस रिएक्शन का जो सिंबल होता है ना, सिंबल, इसे बोलते हैं AE2 रिएक्शन। जैसे SN1 SN2 रिएक्शन आपने पढ़ा है ना, AE2 जानते हैं आप लोग? जैसे SN2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वैसे AE2 का मतलब हुआ बाई मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ बताओ? इसे कह सकते हैं बाई मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपसे कोई पूछे, अब ये बच्चों को पता नहीं होता कि X2 का एडिशन की मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, 1 होती है 2 होती है, तो ये सिंबल AE1 होता है या AE2 होता है? AE2 होता है। आया समझ में आपको? बोलो। ये जनरली लोग नहीं बताते हैं, पर मैं ऐसा मानता हूं कि ये पूछा जा सकता है। बहुत बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है। ओके, एनसीईआरटी की ही लाइन पढ़ के लोग निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभी एनसीईआरटी की लाइन में जो लिखा होता है एक एक शब्द, वो पूरे एक एक दो दो पेज को मतलब मैटर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये विसिनल डाइहाइलाइड का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, इसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पार्ट पहले अटैक किया न्यूक्लियोफाइल, बाद में इसका सिंबल AE2 रिएक्शन भी होता है। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी एल्कीन हमेशा याद रखिएगा कि जिसका ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा या जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा वो एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगी। और ये एक एंटी एडिशन प्रोसेस है, क्योंकि एक हेलोजन अगर नीचे से जुड़ता है तो दूसरा हेलोजन कहां से जुड़ता है? पीछे से। पक्का? इसके ग्राफ वगैरह भी आप बना सकते हैं। रिएक्शन में एक बार ये इंटरमीडिएट बनाएंगे, फिर बना देंगे प्रोडक्ट। तो एक बार इंटरमीडिएट को मिलाएंगे तो इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट होगा, एक इनके बीच बनेगा और एक इनके बीच बनेगा। लेकिन ऐसा चाहे तो आप बनाए, अदरवाइज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, इनकी रिएक्टिविटी पूछेगा तो आपको दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा। तो हमने यहाँ क्या लगा? यहाँ पर NO2 लगा हुआ था, मैं भूल गया। तो आप मुझे बताएं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है यहाँ पर, ये प्लस M है और ये CH3 है, यहाँ इथाइल, ये पूरा इथाइल एक प्लस H ग्रुप है। यहाँ पर कुछ नहीं लगा है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर पहला, दूसरा और क्या हो जाएगा? तीसरा। इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर में याद रखिएगा ये NO2 है, ये माइनस है, माइनस I ग्रुप है, तो सबसे अधिक रिएक्टिव बेंजीन होगा, ये चौथा, तीसरा, पहला और सबसे कम दूसरा। अगर हम इनकी बात करें एल्कीन एंड एल्काइन में, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइन्स टुवर्ड दिस रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जवाब आप दे देंगे जवाब ना। बताइए क्या बनेगा यहाँ पर? ये बन जाएगा, क्या बनेगा? 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इसे इथाइलिन डाइब्रोमाइड भी कहते हैं, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। एक एल्काइलिन को बोला जाता है, एक एल्काइलिन बोला जाता है, इथाइलिन और इथाइलिन बोला जाता है। तो इडीन जब लगे तो एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन होता है, इन लगे तो अलग अलग कार्बन पे होता है। अगर ये एक ही कार्बन पे लगा होता तो हम बोलते हैं इथाइलिन डाइब्रोमाइड। ये शायद मैं बता चुका हूं आपको। इसमें आप बताइए कहां जोड़ेंगे? एक बिहार यहाँ, एक बिहार यहाँ जोड़ देंगे। अच्छा, डायरेक्शन एंटी लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर नीचे लिखें या इसे ऊपर लिखें, डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि जब काइडल कार्बन हो तो डायरेक्शन का विशेष ध्यान देना पड़ता है, और काइडल कार्बन ना हो तो डायरेक्शन का ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बताएं कि दोनों बिहार आप जोड़ देंगे, सिंपल क्या बनेगा? इसमें भी क्या करेंगे आप बताओ? ये Br2 अगर 1 इक्विवेलेंट है, याद रखिएगा ये 1 इक्विवेलेंट साफ साफ लिखा है। हाँ, प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड कहलाता है। 1,2 प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड, और जब ये 1,3 पर होता है तो 1,3 प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड कहते हैं। ठीक है, कॉमन नेम है, बुलाने वाले नाम है, जिसको जो मन करता है बुला लेता है। ठीक, इसमें कैसे बताएंगे बताओ? Br2 कैसे लिखेंगे? यहाँ पर एक बॉन्ड हम तोड़ेंगे, एक Br को लेफ्ट कार्बन पे और एक Br को कहां जोड़ेंगे हम? राइट। पक्का? इसमें कहां जोड़ेंगे? Br2 अगर हम एक्सेस ले लेंगे तो क्या? अच्छा, एक चीज मैंने इसमें ट्रांस ही क्यों बना? क्योंकि एक Br नीचे से जुड़ेगा तो दूसरा Br क्या होगा? अपोजिट, तो ये मैंने एंटी बना। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बना आपने? C Br2 और ये C Br2 टेट्राब्रोमाइड। अच्छा, इसके साथ रिएक्शन करें तो बना देंगे आप नो रिएक्शन। अच्छा, नो रिएक्शन, यहाँ भी नो रिएक्शन। ठीक है भाई, मैं भी बोलता हूँ। अच्छा, मान लो इसके साथ ये 1 ब्यूटीन होता, मैं बोलता इसे रिएक्शन कराओ तो हो जाता। अच्छा, ब्यूटाइन होता तो भी हो जाता। क्या बात, बहुत तेज आदमी आप लोग है ना। CCl4 सॉल्वेंट है, लिया जाए चाहे ना लिया जाए डजंट मैटर, आप मानिएगा CCl4 लिखा हो चाहे ना लिखा हो वो रहता है। अच्छा, हमने शायद सुना है, पता नहीं आपको पता है कि ये ब्रोमीन जो होता है ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, ब्लड रेड कलर होता है। सुना है कि नहीं आपने? अगर ये जिस बर्तन में भरा होगा वो बर्तन का कलर बिल्कुल ब्लड रेड या ब्लड का जो कलर होता है ना वो वैसा नजर आता है, इसे कहते हैं डार्क ब्राउन कलर। डार्क ब्राउन, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस रिएक्शन को करेंगे तो हमें एक ऑब्जर्वेशन भी देखने को मिलेगा। जब इसको हम मिलाएंगे तो यहाँ पे इसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन जब ब्रोमीन से जुड़ा होता है तभी वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। ब्रोमीन अगर ब्रोमीन से अलग हो जाएगा तो कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, ब्रोमीन अलग, ब्रोमीन आपस में जुड़े रहेंगे, एल्कीन अलग रहेगा। यहाँ भी सब सेम रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? ये ब्यूटेन में तो ब्रोमीन का कलर को चेंज नहीं करेगा, लेकिन ब्यूटीन जब रिएक्शन कराएंगे तो ब्यूटीन का रिएक्शन होगा, ब्रोमीन ब्रोमीन से अलग हो जाएगा, तो यहाँ कलर में भी चेंजेस नजर आएंगे। चेंज इन कलर ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन ब्यूटाइन में भी कलर चेंज होगा, रिएक्शन होगा। ब्रोमीन चाहे एक मात्रा में 1 इक्विवेलेंट हो या ज्यादा मात्रा में हो, यहाँ पर भी रिएक्शन होगा। मान के चलें कि एक्सेसिव होगा। हाँ बोलो बेटा, क्या इसमें फिनॉल में होता है, इनॉल में भी होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो हो, तो कीटोन तो शो करता ही। एल्डिहाइड कीटोन का जो इनॉलिक फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन होगा तो उसमें शो कर जाए। हाँ,
डबल बॉन्ड तोड़ के वो जुड़ जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमीन से अलग हो जाएगा, कलर चेंज होगा। इधर हम आगे फिनॉल से शो करता, फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराओ, हर साल पूछा था ट्राइब्रोमो फिनॉल बनता है, एनिलीन से रिएक्शन कराओ तो एनिलीन भी करता, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं पढ़ना, अभी तो हमें एल्कीन एल्काइन पढ़ना, ठीक है, अभी हम उसकी चर्चा नहीं करते। ये बताओ ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, अब मेरे को भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। सैचुरेटेड, ये क्या है? तो unsaturated compound react with bromine water, therefore they change the color of bromine water, but not saturated compound. Therefore, by the help of this observation, unsaturated compound can be identified, differentiated from saturated compound, and this test is known as unsaturation test. Unsaturated compound को saturated से हम differentiate कर सकते हैं, जिसमें bromine को कलर को change करता है वो होगा unsaturated, जो नहीं change करता वो क्या होगा? Saturated. इस टेस्ट का नाम क्या होता है? unsaturation test. unsaturation test. ठीक है, यहाँ पर हमने तीन बर्तन में रख रखा था, एल्कीन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन, और हमने जब इन तीनों से थोड़ा थोड़ा ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर मिलाते हैं तो कलर थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, डार्क नहीं होता है, बाकी वो भी रिएक्शन देता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमने इसका रिएक्शन एल्केन से किया या इसको हमने एल्केन में डाला या एल्केन को इसमें डाला तो नो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो हियर वी हैव डिफरेंशिएटेड बाय एल्कीन एल्काइंस विद एल्कीन्स। लिखो यार, समझ गए आप लोग? अनसैचुरेटेड टेस्ट, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन व्हिच मॉलिक्यूल अमंग फॉलोइंग गिव अनसैचुरेशन टेस्ट पॉजिटिव? कौन सा मॉलिक्यूल या व्हिच molecule among following change color of bromine water? है ना, which molecule among following change color of bromine water या bromine ब्रैकेट में that is give positive unsaturation test? ओके, तो बताओ पहला यस या नो? पहला नो, अच्छा अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देगा, दूसरा यस, तीसरा यस, चौथा यस, पांचवा यस, छठा नो, सातवां ये बोलो ये। तो ये 8 नंबर में सुन लो 8 नंबर में पाई बॉन्ड होने के बावजूद भी वो ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं करता। दो वजह, एक्सट्रीमली रेजोनेंस की वजह से इसकी एनर्जी बहुत लॉस हो जाती है, तो ये ब्रोमीन से रिएक्शन करने लायक ही नहीं बचता। दूसरा, अगर ये रिएक्शन कर लेता है तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा और एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में बदलना नहीं चाहता है, तो इसलिए ये पाई बॉन्ड होने के बावजूद भी ये अनसैचुरेशन टेस्ट नेगेटिव देता है। इट डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर। लेकिन बेंजीन, ओनली बेंजीन, पर बेंजीन के बाहर कोई पाई बॉन्ड है तो वो दे देगा, वो बाहर वाला पाई, मतलब रिएक्शन होना चाहिए। साइक्लोप्रोपेन इज द ओनली कंपाउंड व्हिच हैव सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं होता है, पर इसका बॉन्ड पाई बॉन्ड से भी कमजोर होता है तनाव की वजह से, इसलिए आसानी से टूट जाता है। तो साइक्लोप्रोपेन जो होता है ये ब्रोमीन से रिएक्शन कर लेता है और ये इनका बॉन्ड टूट जाता है, और रिएक्शन करने की वजह से ये ब्रोमीन के कलर को बदल देता है। तो इट इज द ओनली सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड व्हिच गिव अनसैचुरेशन टेस्ट। नहीं, आपको पता था, ये सब आप जानते थे, तो सावधानी है, बेंजीन डू नॉट गिव unsaturation test although it have pi bond, but cyclopropane gives unsaturation test although it have only sigma bond, no pi bond। आया समझ में आपको? तो एक्सेप्शनल केस याद रखोगे या भूल जाओगे आप? यहाँ पर आप स्टार बना लो, स्टार मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी खैर आपको आता था, कई बच्चों ने पहले ही बता दिया था, वो तो मैं आगे बढ़ रहा था फिर भी रोक रहे थे, मैंने कहा एक बार वापस आके बताता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका अनसैचुरेशन टेस्ट, ठीक है। इनके अलावा भी अनसैचुरेशन सिर्फ यही नहीं देता, ब्रोमीन वाटर टेस्ट एल्डिहाइड भी देते हैं आपको, हम आपको बताएं ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है आगे फिनॉल भी देता है, एमिनो बेंजीन भी देता है, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड भी देते हैं, परंतु अभी जो आपके एग्जाम में एल्कीन एल्काइन और एल्केन ही पूछा जाएगा, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि बेंजीन में ना पूछा जाए, आगे बताऊंगा। फिनॉल का रिएक्शन होता है आगे, अभी तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री। अच्छा, इसका उल्टा कर सकते हैं आप, ये बताओ एंटी एडिशन प्रोसेस है या एंटी एसिन एडिशन प्रोसेस है? अच्छा, एंटी एडिशन प्रोसेस। और डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो था वो एंटी एलिमिनेशन प्रोसेस था, तो उसमें हमने याद किया था कि थ्रियो पेयर से बनेगा सिस आइसोमर और इरिथ्रो से बनेगा ट्रांस, तो उल्टा भी हम लिख सकते हैं, यहाँ से सिस आइसोमर से क्या बनता है? थ्रियो पेयर, और यहाँ ट्रांस से क्या बनेगा? इरिथ्रो। आप यहाँ याद कर सकते हैं कैट। सिस पर एंटी एडिशन कभी हो, सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन हो तो थ्रियो पेयर बनता, तो कैट आपने सिस पर एंटी एडिशन है तो थ्रियो पेयर बनाएंगे, तो ट्रांस पर एंटी एडिशन पे इरिथ्रो बना देंगे। समझ में आ गया? तो अगर आप इसे याद करेंगे कैट x2 एडिशन में क्या यूज होता है बताओ? कैट। अब मुझे बताओ इसे क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे? जब हम Br2 जोड़ेंगे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा ना, एक Br यहाँ एक Br यहाँ, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर CH3 Br और यहाँ पर CH Br और ये CH3, ठीक है। तो यही बनेगा, ये बीच में ही बनेगा, परंतु ये Br की दिशा अगर आप दिखा दोगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। तो जब आपका सिस एल्कीन हो तो हमें क्या बनाना है? थ्रियो पेयर। क्या बनाना है? थ्रियो पेयर, मतलब दोनों Br को अपोजिट दिखाना, तो हम इसमें दोनों Br को क्या दिखा देंगे? अपोजिट। अच्छा, हमेशा पेयर में बनाएंगे, हमेशा क्या बनेंगे? ये पेयर में बनेंगे, ये जितना बनेगा इतना, इसका मिरर इमेज भी इतना ही बनेगा, उससे आपका आइसोमेरिज्म चेक हो जाएगा, इनके बीच कौन सा आइसोमेरिज्म। अच्छा, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों में सिमेट्री नहीं है, और जब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इन्हें कहेंगे हम लोग, ये आपका थ्रियो पेयर तो है, तो इसे हम इनेंशियोमर पेयर भी कह सकते हैं। अच्छा, ये दोनों की मात्रा एक्जैक्टली बराबर बनती है, 50% ये बनता है, 50% ये बनता है, तो एक्जैक्टली बराबर बनने की वजह से इस मिक्सचर का नाम क्या हो जाएगा? इसे क्या कहेंगे बताओ? इसे प्लस माइनस मिक्सचर, डीएल मिक्सचर या रेस। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका रिएक्शन हम कराएं तो क्या बनेगा? एक तो ये बनेगा, दूसरा रेसमी मिक्सचर बनेगा, या इनिशियोमर पेयर बनेगा, या मीजो पेयर बनेगा, या आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आप जवाब दे सकते हैं ना बेटा। अच्छा, याद कर सकते, इसी को ऐसे भी लोग याद करते हैं कि कैट या कार, या आइसोमेरिज्म के शब्द में क्या हो गया? कार। सिस पर एंटी एडिशन होता है तो रेसमिक मिक्सचर बनता है, सिस पर एंटी एडिशन होता है तो रेसमिक मिक्सचर। तो बल्कि आप कैट याद कर लो, जो बने वो बना लेना। अगर कैट याद है तो ट्रांस वाले का भी बताओ, अगर इसमें सिस पर एंटी एडिशन पर थ्रियो है तो ट्रांस पर एंटी एडिशन पे इराइथ्रो होगा, अर्थात दोनों Br को सेम दिशा में लिखना पड़े, पक्का? दोनों Br को सेम दिशा में लिखो, बना दिया। प्लस कैसे बनाएंगे बताओ? यहाँ पर इसका मिरर इमेज,
अच्छा दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? ओ ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये इरिथ्रो पेयर तो है, इराइथ्रो पेयर तो है, साथ में से मीजो पेयर भी कह सकते हैं, मीजो पेयर। तो कुछ लोग इसे टैम याद करते हैं, टैम ट्रांस एंटीडिसन मीजो, लेकिन ये ट्रांस में मीजो हमेशा बनेगा ये नहीं होता, क्योंकि ऊपर मिथाइल है नीचे मिथाइल है, सिमेट्री होगी तो बनेगा, परंतु अगर ये सिमेट्री नहीं हुई तो मीजो नहीं बनेगा, ऊपर मिथाइल नीचे इथाइल कर देंगे तो वहां भी रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। तो टैम ऑलवेज करेक्ट नहीं है, तो हम वही लिखें जो ऑलवेज क्या है, करेक्ट है। बस आप याद करें क्या क्या करें, एक्सक्लूडेशन के लिए याद करेगा क्या, तो आप बना लेंगे आप लोग ना। अच्छा यहाँ पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर के पेयर बनेंगे, यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव पेयर बनेंगे, इस केस में अनसिमेट्रिकल हो गया तो इसमें दोनों में रेसमिक मिक्सचर बनेगा, बना लेंगे ना आप लोग। यहाँ पर आपका बनेगा, बना लेंगे, बोलो, ये है ट्रियो पेयर या प्लस माइनस मिक्सचर या डीएल मिक्सचर या एनंटियोमेरिक पेयर या रेसमिक मिक्सचर, इसमें भी वही चीज बनेगा, यहाँ भी सेम नहीं, यहाँ पर इराइथ्रो पेयर या यहाँ भी प्लस माइनस मिक्सचर बन जाएगा, यहाँ भी डीएल मिक्सचर बन जाएगा, यहाँ एनंटियोमेरिक पेयर बन जाएगा या यहाँ भी रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, डाउट तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं, तुम्हें तबियत ठीक नहीं क्या बेटा, थोड़ा डल प्रॉब्लम है, इस फैन मत चलाओ, इस समय रात में हम लोग गलती करें फैन चला रहे, हाँ रजाई मत ओढ़ो चलेगा लेकिन फैन मत चलाओ, चलो ठीक है, कोई ठीक हो जाए, समझ में आया? सुनो, हमेशा हमेशा ऑलवेज समझ में आ गया, जो ग्रुप जुड़ेंगे ये ऑलवेज याद करो। अब यहाँ पर एक बात तुम हमेशा के लिख सकते हो, सिस पर अगर Cl2 जोड़ेंगे हम तो हमेशा रेसमिक मिक्सचर बनेगा, लेकिन ट्रांस पर दो ऑप्शंस होगा, ट्रांस में रेसमिक मिक्सचर भी बन सकता है प्लस मीजो भी बन सकता है। रेसमिक मिक्सचर कब बनेगा, जब ट्रांस अनसिमेट्रिकल होगा, और ये कब बनेगा, जब सिमेट्रिक। लेकिन एक बात बता दें, आप चाहें ये सब भूल जाए, ये सब भूल जाए और आपको डाउट हो, कंफ्यूजन हो, अगर भूल जाए तो आप तुरंत इसको बना के चेक कर लें, अगर भूल जाए तो बना के चेक कर लें, याद आ गया तो आगे बढ़ जाए फिर, ठीक है। ये ट्रांस है या सिस है, ये इधर देखो ट्रांस है सिस, ऐसे बना के चेक कर लेना अगर कहीं भूल जाए तो, और ये 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट सॉरी 10 सेकंड। आप इसमें इसी सुनो, किसी एक को बना दो फ्रंट एटम, किसको बनाए फ्रंट एटम, इसको बना देते हैं फ्रंट एटम, इसको बैक एटम। हेलो, फ्रंट एटम पे लिख दो ऐसे, ये मिथाइल ये हाइड्रोजन, और बैक एटम को सर्कल कर दो, इस पर क्या बना दोगे, ये वाला, ये एल्कीन है, फ्रंट एटम ने 2 बॉन्ड बनाया है, बैक एटम ने 2 बॉन्ड बनाया, अर्थात इनके बीच में डबल बॉन्ड है, ये सिस एल्कीन का न्यूमैन प्रोजेक्शन, ट्रांस एल्कीन का न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। बस अब ट्रांस एल्कीन का न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया। गुरु ने क्या बोला था कि Cl2 हमें जोड़ना है, तो Cl को एक Cl को यहां से जोड़ दो, एक Cl को यहां से जोड़ दो, समझ में आ गया, जोड़ दो, जो दिखे वो बना दो, कुछ नहीं दिख रहा क्यों भाई, यार हम तो थोड़ा, ये तो नॉर्मल बैच वाले बच्चे समझ जा रहे हैं, आजकल आप लोग जो है क्या हुआ आपको, डरने लगे क्या आप लोग, ये बस खत्म। अब इसी को आप फिशर स्ट्रक्चर कन्वर्ट कर दो, थ्रियो बने थ्रियो दिखा दो, इरिथ्रो बने इरिथ्रो, लेकिन हमने सुना कि फिशर बनाते वक्त दोनों कार्बन पे वाई होना चाहिए, तो उल्टा वाई या सीधा वाई, तो उल्टा ही कर देते हैं ना, तो पीछे वाले कार्बन को कितना डिग्री घुमा दे, 180 डिग्री, बैक एटम ये सर्कल को 180 डिग्री घुमाएंगे, तो इसको घुमाएं, इसको, तो ये Cl इस Cl के पीछे आ जाएगा, ये H इस H के पीछे, ये मिथाइल इस मिथाइल के पीछे। वैसे ये सबको आता होगा, नहीं आता था, बस हो गया। अब इसका आप न्यूमैन से तुरंत फिशर बना दीजिए, ऊपर क्या लिखेंगे, Cl फिर कार्बन। एक्चुअली हम ये समझ के आगे बढ़ जाते हैं कि आपको आता है, पर समस्या आती 2 दिन बाद, फिर मैंने कहा भाई बता दो, है ना। तो ये तो ह्यूमन, आप किसी एक गली में एक बार जाओ, 1-2 महीने 3 महीने साल भर मत जाओ, तो गली भूल जाती है, तो पढ़ाई है तो लेकर आप इसे उस गली की तरफ पढ़े जिस गली को कभी आप भूलते नहीं, है ना। अच्छा सुनो, ये फ्रंट एटम में ऊपर क्या Cl दाहिने मिथाइल, बाएं तरफ हाइड्रोजन, बैक एटम पे इस मिथाइल के पीछे मिथाइल है, H के पीछे H और Cl के पीछे Cl, हो गया, बातें नहीं। अब हमें इसे कैसे बनाना है याद रखिए, इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज, मिथाइल को यहाँ, Cl को यहाँ, फिर Cl और H की पोजीशन इंटरचेंज, ऐसे हर कार्बन पे करेंगे, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा आई थिंक शायद ऐसे बन जाए, बन गया, नहीं आया समझ में। तो ट्रांस से हमने क्या बना दिया, इराइथ्रो, ट्रांस से क्या बना दिया, इराइथ्रो, और प्लस ये लो, इधर चर्चा का विषय हो गया, लगता है इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। अरे क्या हुआ डॉक्टर, हाँ खाना खत्म हो जाता है, अरे चलो आज आ जाएगा, कोई नहीं। अच्छा आज बुधवार की दिन मेरी क्लास पढ़नी थी, जिस दिन आपकी पनीर बननी थी वहां पे, तो तुम लोग बीच में खा लिया करो, बल्कि हम जल्दी छोड़ देंगे, आज हम जल्दी छोड़ देंगे, शाम को 10 मिनट ज्यादा पढ़ा दें, इधर बात नहीं क्या बेटा, दोनों आइडेंटिकल है, ये जब 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिरर इमेज होते हैं तो उन्हें मीजो पेयर कहो, आइडेंटिकल पेयर कहो, 2 बातें की, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये वाला पार्ट, अच्छा ये भी आपने समझ लिया। ओके, अब एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि अगर हम इसमें Br2 को जोड़ें तो इसमें से क्या बनेगा, तो आंसर हो जाएगा सी। कैसे पता किया, क्योंकि ये सिस एल्कीन है, और सिस एल्कीन पर वैसे जब ग्रुप सेम, सिस में सेम ग्रुप एक तरफ होते हैं तो रिएक्शन के बाद अपोजिट आ जाते हैं, मतलब एंटी एडिशन में उल्टा होता है, सिस से क्या बनता है ट्रांस जैसा, और ट्रांस से क्या बनता है सिस जैसा, यही तो होता है। देखो जो सिस था उसमें ट्रांस जैसा आपने बना, ये ट्रांस था तो सिस जैसा बना दिया, और अगर सिस होता है तो ट्रांस जैसा बनता है, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं।
ये सिस है तो इराइथ्रो बनेगा, इराइथ्रो मतलब काइडल कार्बन के ग्रुप सेम के सामने आने चाहिए, तो काइडल कार्बन पे दोनों अपोजिट जाने चाहिए, सिस से अपोजिट जाने चाहिए और ट्रांस में सेम आना चाहिए। मैगल ऐसे एल्काइन की स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछे, सिस बनाएंगे कि ट्रांस बनाएंगे, ये Br2CCl4 1 इक्विवेलेंट होगा, तो एक Br अगर ऊपर से अटैक करेगा तो दूसरा Br नीचे से अटैक करेगा, तो आंसर क्या होगा? बी। पक्का? ये सिस है, ये ट्रांस है भाई, ये एल्कीन है, एल्कीन पर एक Br आपने सॉरी एल्काइन पे एक Br आपने ऊपर से जोड़ा और दूसरा Br नीचे से जोड़ेगा, एनसी हाँ नहीं, एल्काइन पे जब आप पहला Br2 जोड़ेंगे, ये Br2 किस में टूटेगा? Br प्लस और Br माइनस में, ये Br इस पे टूट के एनसीसी बनाएगा ना, तो अब इस एनसीसी पर अटैक किधर से होगा? इधर से खुलेगा तो पीछे से अटैक होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे, अच्छा सुनो कर लेंगे, तो बताओ इसमें क्या बनेगा अगर Br2 ब्राइन सोल्यूशन ले लेते हैं? ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है भूल गए? सुनो, अगर आप किसी एल्कीन पर रिएक्शन करा रहे हैं, अब Br2 आपने लिया, Br2 के साथ में CCl4 लिया, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले लिया, कोई भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, चलो यहाँ पे हमने ले लिया एक X न्यूक्लियोफाइल, X नामक कोई न्यूक्लियोफाइल कोई भी ले लिया आपने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले ये Br2 टूटेगा किसमें बताओ? एक Br प्लस और Br माइनस में, पक्का, और ये CCl4 तो सॉल्वेंट है, टूटेगा नहीं, और प्लस यहाँ पर दिखेगा X माइनस, तो यहाँ पर दो न्यूक्लियोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल बताओ? दो, एक Br है और एक क्या है? X है, इलेक्ट्रोफाइल एक है, अच्छा ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो इस पर अटैक किसका होगा? Br का या न्यूक्लियोफाइल का? ये Br अटैक करेगा, Br के अटैक करने के बाद यहाँ पर NCC का फॉर्मेशन होगा, नॉन क्लासिकल केटन, ब्रोमोनियम आयन, इसको बोलेंगे ब्रोमोनियम आयन या हेलोनियम आयन, NCC बना। अब इस NCC की रिंग खुलती रहेगी और इसके Br के अपोजिट साइड दो न्यूक्लियोफाइल चक्कर काट रहे हैं, एक X माइनस है और एक Br माइनस है, तो मुझे बताओ कौन अटैक कर सकता है इसमें? बताओ जो, अब इसमें दोनों अटैक कर सकते हैं, तो याद रखिएगा इस केस में X माइनस और ये Br माइनस दो न्यूक्लियोफाइल है, तो जब ये रिंग खुलेगी ना, तो ये X माइनस यहाँ ये भी अटैक कर सकता है, ये भी अटैक कर सकता है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक से ज्यादा बन जाते हैं, तो एक बनता है Br माइनस की वजह से और एक बनता है किसकी वजह से? ये फ्रांसिस नामक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये रिंग किधर से खुलती है? हाँ, फ्रांसिस साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो NCC है ये रिंग पहले खुलती है या पहले अटैक होते हैं, ठीक है? इसमें याद रखिएगा, हम भूल गया, हाँ, अब इन दोनों में परसेंटेज किसका ज्यादा होगा वो डिपेंड करता है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा, जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी वाला परसेंटेज ज्यादा होगा, समझ में आ गया? तो अब ये जो बाहरी न्यूक्लियोफाइल है ये हमेशा उस कार्बन पे जुड़ता है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, अर्थात ये रिंग उधर से खुलती है जिधर केटन क्या होता है? स्टेबल। आया समझ में? अब इसी रिएक्शन को कराते वक्त, सेम रिएक्शन को कराते वक्त, इसको कॉपी किया आपने, ठीक है, और सेम रिएक्शन को कराते वक्त आपने ब्राइन सोल्यूशन ले लिया, ब्राउनी ब्राइन सोल्यूशन, आप पानी में NaOH को तब तक डालो जब तक कि वो डिसॉल्व होता रहे, और जब एकदम सैचुरेट हो जाए, डिसॉल्व होना कम हो जाए या बंद हो जाए, तो सोल्यूशन को कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन मतलब होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl विद वाटर, वाटर का NaCl के साथ सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें NaCl होता है और वाटर होता है। आया? तो कहीं भी कोई बोले जैसे अगर इस रिएक्शन को कराते वक्त यहाँ पर हम ब्राइन सोल्यूशन ले लें, घर में नमक है, पानी है ही है, ब्राइन में क्या है? NaCl प्लस वाटर। अब देखो NaCl जो है, NaCl किसमें टूटेगा? Na प्लस Cl माइनस में, और वाटर नहीं टूटता, वाटर ऐसे रहता है। तो अब यहाँ पर कितने न्यूक्लियोफाइल हो गए? यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल Br माइनस है, एक Cl माइनस है, एक पानी है, तो इस पर तीनों के, इसमें तीन बनते हैं प्रोडक्ट, एक मिलता है जिसमें Br जुड़ा होता है, और एक बनता है प्रोडक्ट जिसमें Cl जुड़ा हुआ मिलता है, एक जुड़ता है जिसमें Cl जुड़ा हुआ मिलता है, और एक जुड़ता है जिसमें वाटर जुड़ा हुआ मिलता है, OH। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव, कैसे कहते हैं? फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट। फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट, स्पेलिंग की गारंटी नहीं, नो गारंटी ऑफ स्पेलिंग, भूल गया ना, ठीक है? फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने ये किया था कि एक्सट्रूडेशन के वक्त कहां पर होता है, ठीक है? और लगे हाथ, नाम याद करना जरूरी नहीं है, आप वैसे तो पूछना नीचे, हाँ OH फिर Cl फिर Br होता है, आगे हम OH और अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अब सुनो एक बात बताएं लास्ट, अगर किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर आप चाहें तो नहीं भी से छोड़ भी सकते हैं, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ कठिन काम नहीं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत कठिन वर्क नहीं है, क्योंकि अगर किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर पहले से कोई न्यूक्लियोफाइल उपस्थित हो, पहले से न्यूक्लियोफाइल उपस्थित हो और उसमें डबल बॉन्ड भी उपस्थित हो, और उसका रिएक्शन हमने करा दिया Br2CCl4, ठीक है? तो आप इस रिएक्शन को ऐसे अंजाम देना, तो आप मुझे बताएं ये Br2 कहां जुड़ेगा, आप बताइए जल्दी से। ये Br2 ये बाहर वाले रिंग पे जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पर बेंजीन पर तो अटैक होगा नहीं, NCC बन जाए, ठीक है? अब इस NCC पर जो Br माइनस है, क्योंकि Br2 किसमें टूटा होगा? Br प्लस और Br माइनस में टूटा होगा, तो इसका जो Br प्लस है वो जुड़ के NCC बना लिया, पक्का। अब इस पर कौन अटैक कर सकता है? याद रखिएगा, बाहर से चलेगा Br माइनस अटैक करने, लेकिन घर के अंदर दूसरे किनारे पर एक न्यूक्लियोफाइल उपस्थित है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और न्यूक्लियोफाइल दोनों उपस्थित हो, तो बाहरी न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के मौका ज्यादा नहीं मिल पाता, अंदर ही वाला है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और एक रिंग बन जाता है, समझ में आता है? अच्छा, मॉलिक्यूल में बार बार बॉन्ड बनने से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो इसीलिए ये वाला रिएक्शन, ये OH माइनस क्या करता है? ये इस पर अटैक करेगा, समझ में आ गया? और ये रिंग यहाँ से खुल जाएगी,
और ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैक करने के बाद देखो तो ये बनेगा। देखो ये जेई में तो पूछा जाता है बार बार, मेंस में भी पूछा जाता है, एडवांस में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट तो फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट है, बीआर2 का एडिशन है, कंसेप्ट तो सेम है। क्वेश्चन इजी बनाते हैं तो लोग अक्सर सोचते हैं कि जल्दी से पूछ लो, परंतु पूछा जा सकता है। तो मैं सेफ साइड के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया हूं। अगर आपको लगे इसमें ज्यादा है तो आप यहां छोड़ सकते हैं, पूछा जाएगा तो बाद में देख लेंगे, क्योंकि मेरा है मकसद सेफ साइड, गेम सेफ साइड। दिस क्वेश्चन इज ओनली, जैसे क्वेश्चन आप किसी सीट में देखेंगे तो बोलेंगे हमने तो सर ने पढ़ाई नहीं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी एक नहीं आएगा, खराब आएगा। लेकिन ये पूछा जा सकता है, मैं अगर पेपर बनाऊं तो मैं एक क्वेश्चन दे सकता हूं। और अब इसमें ये बीआर माइनस क्या करेगा बताओ, बीआर माइनस अटैक नहीं करता, टहल रहा है। अब ये बीआर माइनस क्या करेगा, फिर बदला लेगा, फिर यहां से एच प्लस को लेगा। और समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसमें रियल में हमें नहीं होता, हमेशा कहां अटैक होता है, जहां पे डबल बॉन्ड जुड़ता है, रिंग जिधर से खुलेगी वहीं पर अटैक। ये समझ में किसी को नहीं आया तो बताओ, मोहम्मद क्या है बताओ, और कोई किसी और को, भाई बच्चों बोलो, समझ में आ गया? वापस बताना है, कर लेंगे आप लोग। तो एक दो क्वेश्चन दे दूं होमवर्क आपको, आज आपका पनीर भी बनने वाला है, तो आज मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि शाम को तो आप आ ही रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट नॉन क्लासिकल केटायन है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट। यार बहुत कम पढ़े हम लोग, बातें आज आप लोग बातें ज्यादा किए, अब आप बातें ज्यादा किए, तो आज आप लोग बातें ज्यादा किए तो बातें मत करिए। अब आप इसका रिएक्शन Br2 से Br2CCl4 विद ब्राइन सोल्यूशन करके, और साथ में ये वाला रिएक्शन यहाँ पे, और ऐसे ही एक और होमवर्क है, ये कंफ्यूजन ये पढ़ाया जा चुका है, 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन होमवर्क, ज्यादा पेजेस नहीं पढ़ाया आपको, है ना, नाराज हो रहे होंगे आप। शाम को एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती ना, तब तो पढ़ा देता। तो अभी मेरा ये कौन सा है, जा सकते हैं आप, ये होमवर्क दे रहा हूं बस। शाम को पूछ लेना बेटा, अच्छा पूछ लो। पनीर तो नहीं खाएगी अभी क्या? ओके, नहीं आता कॉमन, क्या चीज, गाड़ी चाहिए था,